सीबीएसई क्लास 12 का बायोलॉजी हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चैप्टर 4 है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हेल्थ का मीनिंग क्या होता है। हेल्थ का जो है मतलब क्या होता है। हेल्थ का मतलब होता है फिज़िकली फिट होना, इमोशनली फिट होना, बिहेवियर रूप से जो है फिट होना और सोशल रूप से जो है सामाजिक रूप से वो फिट होना। हेल्थ का मतलब क्या है, जो कोई आदमी है, जो कोई मेल है या फीमेल है, जो भी है उसको हेल्दी हम लोग कब कहेंगे। हेल्दी तब कहेंगे जब ये फिज़िकली फ़िट हो, इमोशनली फ़िट हो, बिहेवियरली फ़िट हो और सोशली फिट हो। तो WHO ने कहा है कि ये जो फिटनेस है, हम लोग केवल हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन से जो रिलेटेड हो, वो फिज़िकली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे बिहेवियरल हो, चाहे सोशल हो, तो हम लोग उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम लोग कह सकते हैं उसको। ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। मीन्स टोटल वेल बीइंग हो, टोटल वेल बीइंग हो। किसके संदर्भ में? ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में वो टोटल वेल बीइंग हो। जैसे फिजिकल वेल बीइंग हो, इमोशनल वेल बीइंग हो, बिहेवियरल वेल बीइंग हो और सोशल वेल बीइंग हो। तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कहा है कि टोटल वेल बीइंग होना चाहिए। कैसे टोटल वेल बीइंग? ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन में टोटल वेल बीइंग होना चाहिए। फिज़िकल के टर्म में, इमोशनल के टर्म में, बिहेवियरल टर्म में और सोशल टर्म में। ये चारों में अगर जो है, ये चारों जो हैं, ये चारों में अगर हेल्दी है आदमी, तो WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हम लोग हेल्दी कहेंगे इसको। अब जो है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो है प्रॉब्लम क्या क्या है और प्रॉब्लम जो क्या क्या है और इसको सॉल्व करने के लिए इसको क्या क्या उपाय हैं, हम लोग ये देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है देख रहे हैं हम लोग कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम। रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है इसका प्रॉब्लम क्या है और स्ट्रेटजीज, इसका समाधान करने की रणनीति क्या है। तो कह रहा है कि इंडिया वाज अमोंग्स द फर्स्ट कंट्री, इंडिया पहला कंट्री था इन द वर्ल्ड इनिशिएट द प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग इनिशिएटेड इन 1951। कह रहा है कि 1951 में जो है इंडिया पहला कंट्री था जो कि फैमिली प्लानिंग का कार्यक्रम किया। कब किया? 1951 में ये किया। और ये ध्यान देने की बात है कि इंडिया जो है ये फर्स्ट कंट्री था। कहाँ था? फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में ये पहला था। तो ये फैमिली प्लानिंग का जो कार्यक्रम हुआ, तो ये कब हुआ? 1951 में ये कार्यक्रम हुआ। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछता है कि फैमिली प्लानिंग का कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो हम लोग लिखेंगे 1951 में ये कार्यक्रम हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या स्ट्रेटजी है। तो दूसरा नंबर पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कर रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ अ सोसाइटी फॉर्म ए क्रूशियल पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ। कर रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ए सोसाइटी फॉर्म ए क्रूशियल पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ। कर रहा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, ये क्रूशियल पार्ट है। क्रूशियल पार्ट किसका है? ये जनरल हेल्थ में जो है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये क्रूशियल पार्ट है, तो इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या क्या है? तीसरा पॉइंट है इम्प्रूव्ड प्रोग्राम। कह रहा है कि प्रोग्राम जो है इम्प्रूव्ड होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज़, जो वाइडर जो है ना बहुत विस्तृत होनी चाहिए। एंड करंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम। कर रहा है कि अभी जो है पॉपुलर नेम के द्वारा जो है ये किया जा रहा है, इसका नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं RCH। कभी कभी क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है? व्हाट डू यू मीन बाई RCH? RCH मतलब क्या होता है? तो RCH मतलब क्या होता है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा
तो हम लोग कहेंगे कि RCH मतलब होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। RCH का मतलब होगा, एक नंबर का क्वेश्चन जो है जनरली ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ RCH। RCH जो है ये RCH क्या है। तो जब भी पूछा जाएगा कि RCH क्या है तो हम लोग कहेंगे RCH मतलब है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज क्या है। इसका जो है फिर लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका ये, हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ यंग पीपल। जो यंग हैं इनके हेल्थ और एजुकेशन, दो चीज़ों के बारे में, इनके हेल्थ के बारे में भी और इनके शिक्षा के बारे में भी, एंड मैरिज और इनके शादी के बारे में भी, एंड चाइल्ड बियरिंग ड्यूरिंग, और जो ये बता रहा है कि चाइल्ड बियरिंग माने जब शादी ब्याह हो जाएगा तो उनके जो बच्चे होंगे उसके बारे में बता रहा है कि चाइल्ड बियरिंग मोर मैच्योर एज ऑफ लाइफ। जब बॉयज़ या गर्ल्स जो हैं पूरे मैच्योर हो जाएं, जैसे कि गर्ल्स के लिए जो है मिनिमम 18 साल जो है डिसाइड किया गया है कि इसी साल में शादी होना चाहिए, और बॉयज़ के लिए है 21 ईयर जो है ये डिसाइड किया गया है कि इस पर शादी होना चाहिए, क्योंकि सेक्स ऑर्गन जो हैं उस समय तक मैच्योर हो जाते हैं। तो ये बता रहा है कि हेल्थ के बारे में ध्यान दिया गया और उनके एजुकेशन के बारे में भी, किसके, यंग पीपल जो हैं, और जो मैरिज वगैरह का जो डेट्स ये हैं, शादी 18 साल में लड़कियों का कम से कम होना चाहिए और 21 साल में जो है बॉयज़ का होना चाहिए। तो ये चाइल्ड बियरिंग ड्यूरिंग अ मैच्योर एज ऑफ लाइफ, इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ ए सोसाइटी। ये कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है सोसाइटी में तभी आ पाएंगी जब बस सबके बारे में ज्ञान हो, हेल्थ के बारे में ज्ञान हो, एजुकेशन रिलेटेड है वो है, और मैरिज जो है मैच्योर स्टेज ऑफ लाइफ में ये होना चाहिए। कह रहा है कि मेजर टेकन बाई गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट ने जो है इसके लिए क्या क्या प्रोग्राम किया है। ये कभी कभी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 3 नंबर का, व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाई गवर्नमेंट। तो हम लोग ये पॉइंट लिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्या क्या पॉइंट लिखेंगे हम लोग देखते हैं। ये है टॉपिक है मेजर्स टेकन बाई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाया है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, थ्रू द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल्स एंड प्रिंट मीडिया। हम लोग बराबर देखते रहते हैं तरह तरह के बीमारी के बारे में, STD बीमारीज हो गया, कैसे एड्स वगैरह नहीं फैलेगा, या शादी का एज क्या होना चाहिए, तो इसके बारे में ऑडियो विजुअल्स जो हैं TV वगैरह में, पेपर वगैरह में आते रहता है बराबर। तो गवर्नमेंट ने क्या है, ये ऐड देते रहती है गवर्नमेंट। इवन फैमिली मेम्बर, जो हमारे घर में बड़े फैमिली मेम्बर हैं सॉरी, या क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो जो हैं इन्वॉल्व रहेंगे अवेयरनेस के बारे में, हेल्थ संबंधी जो हैं वो जानकारी देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये सेक्स एजुकेशन जो है स्कूलों में, इसके बारे में पढ़ाई होगी कि आदमी कैसे जो है हेल्दी रह सकता है, सेक्सुअली हेल्दी लाइफ कैसे हो सकता है। इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल टू प्रोवाइड अवेयरनेस, सेक्स एजुकेशन जो है स्कूलों में शुरू किया गया कि कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे सफाई से रहना है, कैसे हाइजीन रहना है। नेक्स्ट बता रहा है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, आधी अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि एडोलेसेंस, जो जवानी का पीरियड होता है, जब किशोरावस्था होता है, एडोलेसेंस, उस समय, और रिलेटेड चेंज, जो बॉडी में चेंजेस आते हैं उस समय, दाढ़ी मूंछ वगैरह जो आने लगता है, गर्ल्स में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, तो इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आगे बता रहा है ये कि सेफ़ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस है वो सेफ़ होना चाहिए और हाइजीन होना चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो डिजीज़ हैं जैसे कि एड्स वगैरह हैं, कैसे फैलता है, इसके बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने देखा कि मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने
क्या क्या उपाय लगाया है जिसके कारण में जो है सेफ हेल्थ रहे और हेल्थ एजुकेशन की जानकारी सभी को मिले, जिसके के कारण जो है हाइजीन बना रहे और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है जैसे एड्स वगैरह है वो किसी को फैले नहीं। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देख रहे हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछता है कि एमिनोसेंटेसिस क्या है। एमिनोसेंटेसिस ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। एमिनोसेंटेसिस में क्या होता है, जैसे कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट है अपने बच्चे को जन्म देने वाली है, तो कभी कभी उसके यूटरस में जो बच्चा पलता रहता है, इंजेक्शन से सुई से जो है उसका एम्यूनिटिक फ्लूइड निकाल लेते हैं और फिर लैब में चेक करते हैं कि क्या सेक्स क्रोमोसोम क्या है, XX है या फिर XY है या फिर इसमें एबनॉर्मलिटीज़ हैं, 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हैं या फिर 47 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है या 45 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम क्या है। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को जानने के लिए एम्यूनिटिक फ्लूइड जो बच्चा पल रहा है गर्भ में, माता के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, तो ये यूटरस से जो है इंजेक्शन के थ्रू जो है निकाल लेते हैं, इसका फ्लूइड निकाल लेते हैं। फ्लूइड निकालने के बाद जो है इसको टेस्ट करते हैं कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितना है, XY क्रोमोसोम कितना है, XX क्रोमोसोम कितना है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 46 है कि 47 है कि 45 है, ये चीज़ें चेक की जाती हैं। तो इसको एमिनोसेंटेसिस बोलते हैं। देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। एमिनोसेंटेसिस इट इज़ अ टेक्निक यूज टू फाइंड आउट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ जो है होना चाहिए 46, तो कहीं इससे ज़्यादा तो नहीं है, 47 तो नहीं है, कहीं इससे कम तो नहीं है, 45 तो नहीं है। ये सारी चीज़ों जानने के लिए एमिनोसेंटेसिस प्रोसेस किया जाता है। लिखा हुआ है इट इज़ अ टेक्निक, ये टेक्निक है टू फाइंड आउट, क्या जानने के लिए, फाइंड आउट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ इन डेवलपिंग एम्ब्रियो, माता के गर्भ में होता है, यूटरस में ये पलता है। बाय यूजिंग एम्यूनिटिक फ्लूइड, ये जो एम्यूनिटिक फ्लूइड होता है इसको एनालाइज किया जाता है, इसी को एमिनोसेंटेसिस कहते हैं। कह रहा है कि इट इज़ ऑल्सो मिसयूज, कह रहा है कि इसका मिसयूज़ किया जाता है टू चेक फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन। ये सेक्स डिटर्मिनेशन में इसका मिसयूज़ किया जाता है। लोग चेक करते हैं कि कहीं XX तो नहीं है, फीमेल तो नहीं है, कहीं XY मेल तो नहीं है। तो इस तरह से अपने देश में देखा गया है कि फ़ीमेल वाले को लोग जो हैं एबॉर्शन करा देते हैं। तो इस तरह से जो है ये इसका अब्यूज़ होता है, मिसयूज होता है यहाँ पे। टू चेक फेटल सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन क्रोमोसोम, तो इस तरह से इसका दुरुपयोग होता है। पैटर्न इन द एम्यूनिटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब हम लोग ये इम्पॉर्टेंट है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन जो है एमिनोसेंटेसिस के बारे में पूछा जाता है। तो इसके बारे में 2 या 3 लाइन लिखने से हमें 3 नंबर ये मिल जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है और बर्थ कंट्रोल क्या है। ये पॉपुलेशन, जनसंख्या जो इतने ज़ोरों से बढ़ रही है, धड़ाधड़ ज़ोरों से बढ़ रही है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रही है उसको बर्थ को कंट्रोल कैसे करेंगे, हम लोग बर्थ को कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, जो हम लोग की काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं, हॉस्पिटल हो गई हैं, बिजली हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई है, तो ये क्या हो गया है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, ये इम्प्रूव्ड हो गया है लाइफ ऑफ पीपल। इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल वगैरह खुल गए हैं, दवाई वगैरह बहुत से हो गया, एंड बेटर लिविंग कंडीशन हो गया है, रहने की जो है बहुत सारी सुविधा हो गई है। हैड एन एक्सप्लोजन इम्पैक्ट ऑन एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं हो गई हैं। इसके कारण में क्या है कि पॉपुलेशन जो है बहुत भयानक तरह से बढ़ रहा है, इतना तरह से बढ़ रहा है कि लोगों को रहने का, खाने का जगह की कमी पड़ रही है। कह रहा है कि ये क्यों हो रहा है, तो और ये इसमें बता रहा है दूसरा कारण
कि रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मरने का जो डेथ रेट है वो कम हो गया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल वगैरह सुविधा हो गई हैं। दूसरा बता रहा है एमएमआर, मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। पहले जो है डिलीवरी के समय उतने हॉस्पिटल वगैरह नहीं थे, तो लेडीज़ जो है डिलीवरी के समय डेड हो जाया करती थी, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो था ये काफ़ी ज़्यादा था। और AIMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चे जो हैं जन्म के समय, उस समय हॉस्पिटल वगैरह पहले नहीं थी, बिजली वगैरह का समस्या था, तो बच्चे जन्म लेने के बाद जो है उनको इन्फेक्शन वगैरह होने के बाद या खून की कमी से बहुत सारे से उनकी डेथ रेट जो थे पहले, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था काफ़ी हाई था। अलॉन्ग विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इज़ द मेन रीज़न फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये बता रहा है कि अभी जो है हमारे समाज में, सोसाइटी में इंक्रीज़ हो गया है पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। जो यंग लोग हैं वही सोसाइटी में अभी ज़्यादा हैं, तो इससे भी जो है ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो है ख़तरा ये बढ़ गया है। कह रहा है कि ये पॉपुलेशन जो है स्टेप टू ओवरकम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, जनसंख्या अनियंत्रित हो रही है, उसको कैसे हम लोग ओवरकम करेंगे, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, ये 3 नंबर का क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें ये हम लोग 3-4 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जो गर्भ निरोधक बहुत सारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है उसका प्रयोग करेंगे। दूसरा जो है एजुकेटिंग, लोगों को शिक्षा देंगे अबाउट द डिमेरिट्स ऑफ लार्ज फैमिली, ज़्यादा बड़ा फैमिली होने का क्या डिमेरिट्स है। ज़्यादा बड़ा फैमिली रहेगा तो ना उनको पढ़ा सकते हैं, ना रहने के लिए घर दे सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाएंगी, तो ये एजुकेट करेंगे। तीसरा नंबर है इंक्रीजिंग द मैरिजेबल एज, जो मैरिज का एज है उसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे मेल और फीमेल में। गवर्नमेंट में अभी 18 साल मिनिमम लड़कियों के लिए रखा गया है और 21 साल जो है बॉयज़ के लिए ये रखा गया है, और 18 साल ये गर्ल्स के लिए। तो हम लोग जो है ये जो एज है गवर्नमेंट का, इसको हम लोग फॉलो करेंगे। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू पेरेंट्स हैविंग ओनली 1 और 2, 1 या 2 बच्चे जिनका है, इसको हम लोग इंसेंटिव गवर्नमेंट के द्वारा देंगे। तो इस तरह से जो है ये स्टेप्स है, स्टेप्स टू ओवरकम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से बचने के लिए ये मेथड्स हैं, 1 2 3 4, ये करके हम लोग बच सकते हैं। अब ये जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में ये पहला पॉइंट था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, गर्भ निरोधक विधि। तो हम लोग ये गर्भ निरोधक विधि जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं क्या है, कितने तरह की हैं। तो कह रहा है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में यहाँ पे डबल एरो लगा रहे हैं, ये पॉइंट्स है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कभी कभी ये पूछता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, व्हाट आर द मेरिट, व्हाट आर द डिमेरिट्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है, पहले हम लोग ये देखते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव इज़ यूज टू प्रिवेंट, इसको यूज़ किया था अनवांटेड प्रेगनेंसीज। कॉन्ट्रासेप्टिव हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, उसको हटाने के लिए। एंड मॉडिफाइंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको मॉडिफाई करने के लिए। तो ये है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है क्यों यूज़ करते हैं, तो हम लोग संक्षेप में हम लोग ये बोल सकते हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। कह रहा है कि फिर क्वेश्चन ये पूछता है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए। तो कह रहा है कि ये नंबर 1 ये यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। दूसरी है कि ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए, गांव देहात सभी जगह ये अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये केवल दिल्ली और मुंबई में ही मिलेगा। और इफ़ेक्टिव, ये है कि उसको लेने से इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि प्रेगनेंसी रोकने के लिए हम लोग ने ये किया कि प्रेगनेंसी रुके और जो है मेथड करने के बाद भी जो है कॉन्ट्रासेप्टिव लेने के बाद भी प्रेगनेंसी हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए। तीसरा है रिवर्सिबल,
जब चाहें तब हम लोग प्रेगनेंसी रोक दें और जब चाहें तो प्रेगनेंसी जो है हो जाए, इस तरह के रिवर्सेबल होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड किया और कोई अलग से प्रॉब्लम आ गया, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, चक्कर आने लगा, उल्टी होने लगा, तो साइड इफ़ेक्ट इसकी नहीं होनी चाहिए, नो साइड इफ़ेक्ट। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि छठा पॉइंट क्या है, नो वे इंटरफेयर विथ सेक्सुअल डिज़ायर एंड सेक्सुअल एक्ट। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव कोई मेथड्स लिया और उसके सेक्सुअल डिज़ायर में कोई चेंज आ गया, तो इससे जो है वो उतना पॉपुलर वो नहीं हो पाएगा। तो छठा पॉइंट है ये, नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिज़ायर एंड सेक्सुअल एक्ट। अब जो ये कर रहा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कुड बी डिवाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, कर रहा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बहुत सारी इसकी कैटेगरीज है। ये क्वेश्चन पूछता है कि राइट द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो ये है, पहला हम लोग लिखेंगे नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा लिखेंगे बैरियर मेथड, तीसरा लिखेंगे इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, चौथा लिखेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, पांचवा लिखेंगे इंजेक्टेबल्स एंड छठा लेंगे इम्प्लांट्स। तो ये 6 मेथड्स हुआ। अब सबसे पहले हम लोग नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि नेचुरल मेथड क्या है, और एक था हम लोगों ने छोड़ दिया था सर्जिकल मेथड। अब हम लोग चर्चा करते हैं नेचुरल मेथड क्या क्या है। नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या है। नेचुरल मेथड कह रहा है कि नेचुरल मेथड में ये बता रहा है कि नेचुरल मैटर वर्क और प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। कह रहा है कि नेचुरल मेथड में जो है ओवम और स्पर्म को मिलने से रोकते हैं। तो इसमें नेचुरल मेथड से कैसे ओवम को और स्पर्म को हम लोग रोकेंगे, तो कह रहा है कि ये पीरियोडिक एब्सेंटी है, ये पीरियोडिक एब्सेंटी है। इसमें क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हो रहा है उसके 10वें से 17वें दिन के बीच में जो है, ये 10वें से 17वें दिन के बीच में क्या है, पीरियोडिक एब्सेंटी करेंगे हम लोग, क्वाइटस उस समय नहीं करेंगे, तो फिर प्रेग्नेंट होने का चांसेस कम होता है। पीरियोडिक एब्सेंटी में बता रहा है कि कपल्स अवॉइड क्वाइटस, क्वाइटस के लिए अवॉइड करना है कब से कब, 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके 10वें से 17वें दिन तक जो है एब्सेंटिंग करना है, क्वाइटस नहीं करना है। एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, दिस इज़ अ कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। तो पीरियोडिक ये नेचुरल मेथड्स है। नेचुरल मेथड्स में क्या हो गया, पीरियोडिक एब्सेंटी करेंगे, कब करेंगे, 10 से 17वें दिन तक का क्वाइटस नहीं करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17वें दिन तक। उसके बाद ये नेचुरल मेथड क्या है बता रहा है कि विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस मेथड है। ये विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस मेथड क्या है, कर रहा है किसमें कि मेल पार्टनर जो है वो विड्रॉ करता है। क्या विड्रॉ करता है, पेनिस विड्रॉ करता है। कहाँ से, ये वेजाइना से विड्रॉ करता है। कब करता है, कह रहा है कि जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, कह रहा है कि जस्ट इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन, जो स्पर्म गिरते हैं वेजाइना में वो नहीं गिरे तो वो पहले ही अपना पेनिस जो है वो निकाल लेगा। तो ये इसको बोलते हैं विथड्रॉवल या क्वाइटस इंटरप्टस मेथड हम लोग बोलते हैं। अब सी देखते हैं कि नेचुरल मेथड में क्या है, ये लैक्टेशनल एमेनोरिया है। जब किसी माता को बच्चा हुआ रहता है तो वो अगर दूध पिलाती है अपने बच्चों को तो उस समय ओव्यूलेशन नहीं होता है, नो ओव्यूलेशन उस समय। तो ये नेचुरल मेथड है। उस समय जो है लैक्टेशनल एमेनोरिया उसको बोलते हैं, उस समय ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो उस समय फर्टिलाइजेशन के चांसेस नील होते हैं। लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या कर रहा है,
absence of menstruation after parturition and due to intense milk feeding, no ovulation in this period. Chances of fertilization is nil. कह रहा है कि जब माता दूध पिलाती है तो उस समय चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो नील होता है। कह रहा है इन बैरियर मेथड, अब हम लोग दूसरा देख रहे हैं बैरियर मेथड क्या है। ऊपर वाला जो था ये नेचुरल मेथड था, ये बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या है? रोक देना। कैसा बैरियर? हम लोग देखते हैं रोडों पे बांस लगा के बैरियर बनाया रहता है, उसी तरह से यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो है ना बैरियर कर देते हैं कि स्पर्म एंड ओवम जो है, ये ओवम है और स्पर्म जो है प्रिवेंट किया जाता है। किस लिए? फिज़िकल मीटिंग वो नहीं हो पाए। कैसे किया जाता है? हेल्प ऑफ बैरियर से किया जाता है। ये क्या क्या है? इट इंक्लूड्स, ये कह रहा पहला कॉन्डोम है। ये कॉन्डोम ये कौन यूज़ करता है? यूज्ड बाय मेल्स जनरली होता है। ये बैरियर मेड ऑफ रबर का बना होता है और लैटेक्स सीड का, यूज टू कवर पेनिस को कवर करता है और वेजाइना को भी कवर करने के लिए आता है एंड सर्विक्स ऑफ फीमेल को भी। ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम एड्स, ये जो है ना STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उसमें भी ये रोकने में मदद करता है। ये डायग्राम जो है हम लोग देख रहे हैं, ये डायग्राम जो है कॉन्डोम है। ये कॉन्डोम मेल के लिए है, वो अपने पेनिस में इसको लगाता है तो स्पर्म जो है ये बाहर से एंट्री जो है इसकी नहीं हो पाएगी। तो ये कॉन्डोम का डायग्राम हम लोग देख रहे हैं। कॉन्डोम फॉर फीमेल के लिए इस तरह का एक आता है, ये कॉन्डोम फॉर फीमेल, ये है डायग्राम बना हुआ है। इसके अलावा बता रहा है कि जो नेक्स्ट है कॉन्डोम फॉर फीमेल, ये हो गया हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देख रहे हैं डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वाउल्स आर बैरियर है। ये क्या है? मेड अप ऑफ रबर, रबड़ का बना होता है एंड इंसर्टेड, इसको इंसर्ट किया जाता है इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में किया जाता है। ड्यूरिंग क्वाइटस के समय ये किया जाता है कि स्पर्म जो है भीतर नहीं जा सके। कह रहा है कि स्पर्मेथिकल क्रीम्स, कुछ क्रीम्स आती हैं, जेलीस आती हैं एंड फोम्स आता है, यूजुअली यूज्ड अलॉन्ग विद दिस बैरियर टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। कह रहा है कि ये जो है कॉन्डोम्स के अलावा जो है ये क्रीम्स वगैरह जो हैं, क्रीम्स वगैरह भी, ये जेलीज वगैरह भी यूज़ किया जाता है कि जो है इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी। आगे हम लोग देख रहे हैं एडवांटेज ऑफ बैरियर मेथड। कह रहा है कि ये जो बैरियर मेथड है इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो एडवांटेज ऑफ बैरियर मेथड्स में हम लोग लिखेंगे पहला कि दे आर डिस्पोजेबल, एक बार यूज़ करने के बाद इसको फेंक देना है। दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, इसको अपने से लगाया जा सकता है, किसी डॉक्टर नर्स की ज़रूरत नहीं है। दे आर रीयूजेबल, वो जो है उसको रीयूज़ भी कुछ किया जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं और चौथा पॉइंट ये है इसका, प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स। ये जो हम लोग लगाते हैं तो स्पर्म का एंट्री जो होता है ब्लॉक हो जाता है, वो सर्विक्स के थ्रू वो आगे नहीं जा पाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है, ये है नेक्स्ट, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। कह रहा है कि ये इंसर्टेड बाय डॉक्टर, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो है ये डॉक्टर के द्वारा लगाया जाता है या ट्रेंड नर्स के द्वारा लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? ये फीमेल यूटेरस में लगाया जाता है। किसके थ्रू लगाया जाता है? थ्रू वेजाइना के थ्रू लगाया जाता है। ये कह रहा है कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस में भी नॉन मेडिकेटेड ये हो सकता है, जैसे कि लिप्स हो गया, लूप, या फिर कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हो सकता है। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपर टी, ये क्या है? ये कॉपर टी है, ये कॉपर 7 है, मल्टी लोडेड 375 है। और इसके अलावा क्या है ये? इसके अलावा हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हो सकती हैं, या प्रोजेस्टेरोन या LNG20, ये LNG ये 20 हो सकता है। यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन
या LNG20 ये हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि IU इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस जो है, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस ये क्या करती हैं, ये इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, स्पर्म को मारने का काम करता है, इन द यूटरस, यूटरस में मारने का काम करता है। कह रहा है कि कॉपर रिड्यूसेस द मोबिलिटी एंड फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। कॉपर बता रहा है कि ये कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर जो है ये रिड्यूस कर रहा है, क्या रिड्यूस कर रहा है, मोबिलिटी एंड फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। कह रहा है कि हार्मोन रिलीजिंग जो इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस हैं मेक द यूटरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल कर देता है, एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। इट इज़ आइडियल फॉर फीमेल who want to delay pregnancy and spacing between two child। कह रहा है कि ये उसके लिए ज़्यादा उपयोगी है जो दो बच्चों के बीच में अपना 2 साल 3 साल 4 साल का गैप रखना चाहती हैं। अब आ रहा है वेल नॉन ओरल पिल्स, जो टैबलेट्स होते हैं उसको ओरल पिल्स बोल रहे हैं, जो टैबलेट है खाने के लिए। कह रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन या कर रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ किया जाता है, किसके द्वारा, बाई फीमेल्स किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट के रूप में ये किया जाता है। कह रहा है कि दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, वो ओव्यूलेशन को प्रभावित करते हैं, और इम्प्लांटेशन एज वेल एज चांसेस द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पोर। आगे बता रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन विद इन 72 आवर ऑफ क्वाइटस इज़ फाउंड वेरी इफेक्टिव एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। कह रहा है कि ये क्वाइटस के 72 आवर के भीतर ये लिया जाता है तो ये ओरल पिल्स जो हैं काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। 72 आवर के भीतर लेना है क्वाइटस के, तब ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये होंगी। अब कह रहा है कि नेक्स्ट मेथड जो है वो सर्जिकल मेथड है, ऑपरेशन के द्वारा सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड्स क्या हैं, दिस मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन। क्वेश्चन कहेंगे कि राइट द स्टरलाइजेशन, व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर स्टरलाइजेशन, तो हम लोग इसमें ये लिखेंगे वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। आगे बता रहा है कि दिस इज़ यूज्ड एज ए टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल एंड फीमेल टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। कह रहा है कि टर्मिनल, ये सबसे लास्ट तरीका है, ये टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन सबसे ये लास्ट का तरीका है। यहाँ ये डायग्राम में हम लोग देखते हैं, डायग्राम में यहाँ पे दिखा रहा है कि वॉस डिफरेंस है, ये वॉस डिफरेंस है, ये ऐसे गया हुआ है, इसको क्या करते हैं कि बीच से कट करते हैं और यहाँ पे हम लोग बांध देते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग बांध देते हैं। तो ये वॉस डिफरेंस को है जो हम लोग कट करते हैं और उसके बाद फिर इसको टाइट कर देते हैं। इसको वॉस डिफरेंस को हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसको कर दिया, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वैसेक्टोमी। वॉस डिफरेंस को काटा हम लोग मेल में, तो इसको वैसेक्टोमी हम लोग बोलते हैं। इसको ये ट्यूब जो है, ये ट्यूब जो टेस्टिस से ये जा रही है, इसको हम लोग कट कर देते हैं और फिर यहाँ पे जोड़ देते हैं ये, तो इसको वैसेक्टोमी हम लोग बोलते हैं। और फिर हम लोग ये फीमेल में देखते हैं, हम लोग फीमेल में कि फैलोपियन ट्यूब को हम लोगों ने क्या किया, फैलोपियन ट्यूब जो है यहाँ पे, इसको भी हम लोगों ने कट किया, यहाँ पे कट कर दिया और कट करने के बाद टाइट कर दिया। इसको फिर हम लोगों ने बांध दिया, यहाँ ये 2 जगह यहाँ कट कर दिया, ये फिर इसको बांध दिया दोनों साइड में। तो फैलोपियन ट्यूब को जो है ना हम लोग यहाँ पे कट करते हैं और बांधते हैं, इसलिए इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो ये डिफरेंस भी कभी कभी दे देता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ना ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। तो या फिर डायग्राम बनाने के लिए देता है कि ट्यूबेक्टोमी का या फिर वैसेक्टोमी का डायग्राम बनाइए। तो हम लोग ट्यूबेक्टोमी का जो है डायग्राम बनाएंगे, इसी तरह से ये वैसेक्टोमी का डायग्राम बनाएंगे। वैसेक्टोमी में यहाँ पे ऐसे हम लोग वास डिफरेंस को टाइड एंड कट लिख देंगे
और इसके अलावा ट्यूबेक्टोमी को जो है हम लोग ये डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे ट्यूबेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब टाइड एंड कट, ये हम लोग लिख देंगे तो पूरा मार्क्स जो है हम लोग को मिलेगा। अब ये ट्यूबेक्टोमी है, यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी हम लोगों ने ऊपर ये देख लिया। अब ये देखते हैं वैसेक्टोमी क्या है। कह रहा है कि ये सर्जिकल मेथड इन मेल है। ये अभी हम लोगों ने देखा वैसेक्टोमी, वॉस डिफरेंस को जो है वॉस डिफरेंस को यहाँ पे ये काट दिया हम लोग, इसको वैसेक्टोमी कहते हैं। ये वॉस डिफरेंस है, ये इसको हम लोगों ने काट दिया यहाँ से, फिर इसको टाइट कर दिया तो इसको वैसेक्टोमी हम लोग बोलते हैं। तो वैसेक्टोमी बोल रहा है कि क्या है ये वैसेक्टोमी, तो कह रहा है कि सर्जिकल मेथड इन मेल, मेल में सर्जिकल मेथड है। कह रहा है कि ए स्मॉल पार्ट ऑफ द वॉस डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, स्क्रोटम जो है उसमें हम लोग कट करते हैं टू प्रिवेंट रिलीज ऑफ स्पर्म, काट के बांध देंगे हम लोग तो स्पर्म जा नहीं पाएगा। और फिर ये बता रहा है कि ट्यूबेक्टोमी क्या है। ये ट्यूबेक्टोमी तो कह रहा है कि ट्यूबेक्टोमी इज़ अ सर्जिकल मेथड है इन फीमेल है। ये किस में है, ये फीमेल में है। इसमें क्या करते हैं कि स्मॉल पोर्शन जो है, ये स्मॉल पोर्शन फैलोपियन ट्यूब का कट करते हैं और 2 फैलोपियन ट्यूब है तो दोनों साइड को जो है हम लोग सर्जिकली रिमूव कर देते हैं थोड़ा सा टुकड़ा और फिर कट करके दोनों साइड में बांध देते हैं। कह रहा है कि दिस टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ अ वेरी पुअर, रिवर्सिबिलिटी इज़ अ पुअर मतलब फिर से दोबारा जोड़ने की बात होती है तो उसमें प्रॉब्लम आता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये आगे जो है हम लोग देख रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने और सर्जिकल मेथड्स क्या क्या है ये देखा। वैसेक्टोमी हम लोगों ने देखा और क्या देखा, ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी किस में होता है, मेल में होता है, और ट्यूबेक्टोमी किस में होता है, ये फीमेल में होता है। और ये भी देखा कि ये जो है हाईली इफ़ेक्टिव है, ये हाईली इफ़ेक्टिव है, लेकिन क्या है इसका रिवर्सिबिलिटी जो है ये वेरी पुअर है, मीन्स फिर से दोबारा जोड़ना होता है तो काफ़ी दिक्कत परेशानी होती है। कह रहा है कि साइड इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, साइड इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ये साइड इफ़ेक्ट हम लोग देखते हैं, साइड इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है ये साइड इफ़ेक्ट। कह रहा है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स शुड बी टेकन अंडर द कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की देख रेख में ही ये करना है, अपने से ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। कह रहा है कि दे हैव इल इफ़ेक्ट, कह रहा है कि इसमें कुछ इल इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे नौजिया, उल्टी आने की प्रॉब्लम हो सकती है, एब्डोमिनल पेन, पेट दुख सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकता है, ये इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और इवन ब्रेस्ट कैंसर होने का भी चांस है। तो ये हम लोग देखते हैं, ये चीज़ें हैं ध्यान देना है, ब्रेस्ट कैंसर होने के भी चांसेस हैं। तो हम लोग अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही ये सारी चीज़ें लेंगे, इसमें ये ध्यान देना है। अब ये आ गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हर साल जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई MTP, ये MTP क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसके ऊपर ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये MTP क्या है, MTP हम लोग ये देख रहे हैं, कर रहा है यहाँ पे कि वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज़ कॉल्ड MTP। जो 9 महीने के पहले बच्चे को जो है ये एबॉर्शन किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। वॉलंटरी अपनी इच्छा से जो टर्मिनेशन किया जाता है बिफोर प्रेगनेंसी, फुल टर्म जब ये 9 महीना नहीं हो तो उसको हम लोग कहते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। और इंड्यूस्ड एबॉर्शन, जो एबॉर्शन करते हैं इंड्यूस्ड, अपने आप नहीं कराते हैं, अपने आप नहीं होता, ये इंड्यूस्ड एबॉर्शन होता है, बच्चे को जो गिराना हम लोग बोलते हैं वह इंड्यूस्ड एबॉर्शन। कर रहा है कि प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन बाय एबॉर्शन अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ये जो है ये भी
इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। कह रहा है कि इन इंडिया एमटीपी इज़ लीगलाइज्ड 1971 में, ये 1971 में लीगलाइज किया गया विथ सम रिस्ट्रिक्शन टू प्रिवेंट मिसयूज़ नहीं हो पाए, इसलिए मिसयूज़ रोकने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन भी इसमें रखा गया। आगे ये बता रहा है कि क्या क्या ये मिसयूज़ क्या क्या हो सकता है। ये कर रहा है कि इलीगल जो है फीमेल फ्यूटिसाइड्स जो घर में ही लड़कियों को मार दिया जाता है, इस तरह नहीं हो पाए, इस तरह का रिस्ट्रिक्शन इसमें लगाया गया। आगे बता रहा है एमटीपी इज़ यूज्ड टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड अगर प्रेगनेंसी आ गया उसके लिए भी एमटीपी यूज़ किया जाता है। ड्यू टू द अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड अगर इंटरकोर्स हो गया उसके कारण अगर हो गया तो एमटीपी उस समय वैध है। इसके अलावा जो है फेल्योर जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमने किया वो फेल्योर हो गया, तो वो फेल्योर हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग क्वाइटस, या फिर रेप वगैरह की घटना हो जा रही है तो उस समय भी एनटीपी जो है ये लीगलाइज है। आगे बता रहा है कि व्हेन प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन कुड बी हार्मफुल, अगर प्रेगनेंसी जो है हार्मफुल हो सकता है किस चीज़ के लिए, इवन फीटल टू मदर और फीटस, फीटल जो माता है मान लीजिए कि उसके जान को खतरा है तो उस समय भी जो है एमटीपी किया जा सकता है, मेडिकली टर्मिनेशन किया जा सकता है प्रेगनेंसी को, या फिर बच्चा को जो बच्चा है उसके लिए भी जो है डिलीवरी उचित नहीं है तो फीटस, तो उसके लिए भी जो है एबॉर्शन किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है ये कि एमटीपी कब किया जाएगा। कह रहा है कि एनटीपी आर कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर और अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीने में ये सेफ़ है, या फिर 3 महीने यानी तो फिर 12 वीक में ये बता रहा है कि सेफ़ है। और सेकंड मंथ एमटीपी जो है ये रिस्की है। सेकंड मंथ यानी कि 24 वीक हो जाए या सेकंड ट्राइमेस्टर, जब 6 महीने के बाद जो है सेकंड ट्राइमेस्टर, ये जो है काफ़ी रिस्की होता है। अब हम लोग देख रहे हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये भी टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर साल एग्ज़ाम में ये आता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में। कह रहा है कि डिजीज़ और इन्फेक्शन विच इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण फैलता है उसको हम लोग कलेक्टिवली कॉल्ड करते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, या इसके अलावा उसको वेनरल डिजीज़ भी बोलते हैं वीडी, और या फिर हम लोग रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को यहाँ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ एसटीडीज़ को हम लोग इसको जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं, या वेनरल डिजीज़ बोलते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन आरटीआई भी इसको हम लोग बोलते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है कि सम कॉमन एसटीडी का नाम लिखिए, सम कॉमन एसटीडीज़ का नाम लिखिए। तो पहले लिखेंगे गोनोरिया, दूसरा सिफिलिस, तीसरा जेनाइटल हर्पस, चौथा लिखेंगे क्लेमाइडियसिस, फिर लिखेंगे जेनाइटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनियसिस, हेपेटाइटिस, फिर ये एड्स, हेपेटाइटिस बी एड्स, बी होना होगा यहाँ पे, बी ए नहीं होगा, ये ध्यान देंगे हम लोग। कर रहा है आगे कि हेपेटाइटिस बी एंड एचईवी आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड शेयरिंग द इंजेक्शन नीडल्स, इंजेक्शन का नीडल्स जो है इसके थ्रू भी ये फैलता है, या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं विथ इन्फेक्टेड पर्सन से जो हैं, या फिर ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड जो है इन्फेक्टेड पर्सन से ले रहे हैं, या इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चे में फीटस में ये जाता है। आगे बता रहा है कि जेनाइटल हर्ब्स, ये जेनाइटल हर्ब्स HIV एंड हेपेटाइटिस बी आर कॉमनली क्यूरेबल, ये जो है कम्प्लीटली क्यूरेबल इफ़ डिटेक्टेड अर्लियर एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। ये कर रहा है कि ये जेनाइटल हर्ब्स हैं, HIV हैं, ये हेपेटाइटिस बी हैं, ये
अगर शुरू में चेक कर लिया गया तो इसको क्योर किया जा सकता है, कम्प्लीटली क्यूरेबल, ऐसा ये बता रहा है। आगे कह रहा है कि टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ एसटीडी आर वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट कुड लेड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर, बाद में प्रॉब्लम कर सकता है, विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी हो सकता है, एबॉर्शंस हो सकता है, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी ये हो सकता है। तो कैंसर से बचने के लिए जो है, या फिर ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज से बचने के लिए एसटीडी का ट्रीटमेंट बहुत ही आवश्यक है। कह रहा है कि इन्फेक्शन ऑफ एसटीडीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय, कैसे हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आता है 2 या 3 नंबर का। तो पहला कह रहा है कि अवॉइड सेक्स विथ अ नॉन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर, सेक्स जो है अनजाना आदमी से नहीं करना है, या फिर मल्टीपल पार्टनर से ये जो है सेक्स नहीं करना है। दूसरा बता रहा है कि ऑलवेज यूज़ कॉन्डोम, कॉन्डोम का बराबर यूज़ करना है। कब करना है यूज़? ड्यूरिंग क्वाइटस के समय। तीसरा बता रहे कि गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है इन केस ऑफ कोई डाउट वगैरह है, फॉर अर्ली डिटेक्शन, शुरू में ही जांच के लिए या डायग्नोसिस के लिए किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है, जिसके तिनके पास नहीं जाना है। अब यहाँ पे है इनफर्टिलिटी, दूसरा हम लोग देख रहे हैं टॉपिक इनफर्टिलिटी, छोटा सा टॉपिक है इनफर्टिलिटी। हम लोग इसको इस क्लास में अभी ख़त्म कर सकते हैं, या नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इनफर्टिलिटी को हम लोग ख़त्म करेंगे। ये काफ़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनफर्टिलिटी को देखेंगे। इनफर्टिलिटी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है और फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। इसमें चाहे इसी में हम लोग इसको ख़त्म कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी को भी हम लोग देख लेते हैं। इनफर्टिलिटी क्या है? ये इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी करा है कि इनफर्टिलिटी करा कपल विथ अनेबल टू reproduce children in spite of unprotected sexual cohabitation are called infertility, infertile। ये कर रहा है कि जो कपल्स हैं वो अनेबल हैं, क्या चीज़ के लिए अनेबल हैं? टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन, बच्चे उनके नहीं हो रहे हैं। अनस्पाइट ऑफ, वो कोई जो है गर्भ निरोधक नहीं यूज़ कर रहे हैं, फिर भी सेक्सुअल कोहैबिलेशन हो रहा है, ऐसे केस को इनफर्टाइल हम लोग कहते हैं। कह रहा है कि द रीज़न फॉर दिस कुड बी मैनी फिजिकल हो सकता है, या कॉन्जेनाइटल हो सकता है, या कोई बीमारी हो सकता है, या कोई दवाई हो सकता है, या इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल रीज़न हो सकता है। कह रहा है कि इनफर्टाइल जो है मेल या फीमेल, उसके क्या क्या कारण हो सकता है। तो उसका कोई फिज़िकल कारण हो सकता है, या कॉन्जेनाइटल हो सकता है, या कोई बीमारी हो सकता है, या कोई दवाई हो सकता है, या तो फिर हो सकता है कोई इम्यूनोलॉजिकल और कोई साइकोलॉजिकल रीजन हो सकता है जिसके कारण वो इनफर्टाइल है। आगे बता रहे हैं यहाँ पे कि इनफर्टाइल कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन, इसको इन चिल्ड्रन के लिए इनको असिस्ट किया जा सकता है, सहायता किया जा सकता है थ्रू सर्टन स्पेशल टेक्निक, कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं, उसको कॉमनली कॉल्ड, इसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, ART। ये क्वेश्चन पूछता है ART क्या है? ART क्या है? ART तो हम लोग इसको कहेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। इसमें क्या क्या आता है ये देखते हैं हम लोग। ART में जो आता है ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुने हैं, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी हम लोग कहते हैं। तो इनफर्टाइल पीपल जो हैं इनकी सहायता के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF जो है ये हम लोग देते हैं। ये IVF क्या है हम लोग देख रहे हैं। IVF क्या है? कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र,
फर्टिलाइजेशन जो है ये आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। उसके बाद एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, विच इज़ कॉमनली कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसको जनरली क्या कहते हैं हम लोग? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं। कह रहा है कि ओवम फ्रॉम लिया जाता है, वाइफ से लिया जाता है या फिर डोनर से लिया जाता है। उसी तरह से स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड से लिया जाता है या फिर डोनर से लिया जाता है। कलेक्टेड लिया जाता है एंड इंड्यूस टू फर्टिलाइज इन ए लैबोरेटरी कंडीशन। टेस्ट ट्यूब में इनको लैबोरेटरी कंडीशन में फर्टिलाइज करने के लिए छोड़ दिया जाता है। आगे बता रहा है द जाइगोट और अर्ली इम्ब्रियो कब तक? जब तक 8 ब्लास्टोमर है उसको कुड बी ट्रांसफर्ड, कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? इनटू फैलोपियन ट्यूब। उसको बोलते हैं हम लोग ZIFT, जाइगोट इंफ्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जाइगोट इंफ्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। या जो है इम्ब्रियो कभी कभी जो है ये जो इम्ब्रियो है मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स हो जाते हैं तो उसको हम लोग IUT बोलते हैं, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र हम लोग बोलते हैं। इनटू यूटरस, यूटरस में डालते हैं। टू कंप्लीट द फर्दर डेवलपमेंट, वहाँ पे जाके फिर आगे डेवलपमेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं GIFT क्या है। ये GIFT क्या है? गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र क्या है? कह रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ गैमिट होता है कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु डू नॉट प्रोड्यूस ओवम। हम लोग गैमिट जो है डालते हैं कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं GIFT, गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इसके बाद जो है ये आ रहा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये कह रहा है कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है ICSI। इसमें क्या है कि ओवम ये है तो इसमें स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं, स्पर्म को जो है इसमें इंजेक्ट करते हैं, जोर से जो है इंजेक्ट करते हैं बाई फोर्स से मशीन के द्वारा। तो स्पर्म जो है ये ओवम में जाके यहाँ पे ये फर्टिलाइज करता है, तो इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये हम लोग इसको बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि स्पेशलाइज प्रोसीड्योर होता है। ये ICSI में क्या होता है? ICSI में क्या होता है? स्पेशलाइज्ड प्रोसीड्योर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन लैबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम। स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है। कहाँ इंजेक्ट किया जाता है? ये ओवम में इंजेक्ट किया जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक टर्म है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। गाय भैंस ये सब में हम लोगों ने काफ़ी देखा है कि उसमें आर्टिफिशियल इंजेक्शन के द्वारा जो है स्पर्म को डाला जाता है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहाँ बता रहा है कि इनफर्टिलिटी केस इन विच मेल पार्टनर जो है अनेबल टू प्रोड्यूस हेल्दी स्पर्म, मेल जो है वो हेल्दी स्पर्म नहीं दे पा रहा है तो इसको क्या करते हैं? आर ट्रीटेड बाय दिस टेक्निक, इस टेक्निक से उसको ट्रीटेड करते हैं। क्या करते हैं इसमें? इन विच स्पर्म कलेक्टेड फ्रॉम डोनर, डोनर से स्पर्म को कलेक्ट करते हैं। इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू वेजाइना और इनटू यूटरस। इसको हम लोग आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं। कहाँ करते हैं? या तो वेजाइना में इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर इनटू यूटरस में करते हैं। इसको हम लोग IUI भी बोलते हैं, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन भी हम लोग बोलते हैं, ऑफ द फीमेल हम लोग बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि ऑल द टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग, काफ़ी जो है सावधानी से इसको हैंडल करना है। बाई स्पेशलाइज प्रोफेशनल जो है ये स्पेशलाइज होते हैं और बहुत ही एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं। कह रहा है कि देयर बेनिफिट्स आर लिमिटेड टू सर्टन कंट्रीज़, कुछ ही देशों में इस तरह की सुविधा है और कुछ ही लोगों को इस तरह की सुविधा मिल पाती है। कह रहा है कि ये
सबसे लास्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इमोशनल और रिलीजियस और सोशल फैक्टर जो है ऑल्सो प्रिवेंट द एडप्टेशन ऑफ दिस मेथड्स। कुछ जो है इमोशनल फैक्टर है, रिलीजियस फैक्टर है, सोशल फैक्टर है जो रोकती हैं ये सारे मेथड्स के लिए ये रोकती भी हैं कि ये लोग एडॉप्टेशन करें, ये सारे मेथड्स को इसमें रुकावट बनता है क्या? कुछ इमोशनल फैक्टर, कुछ रिलीजियस फैक्टर और कुछ सोशल फैक्टर इसमें बाधा बनती है। तो ये हुई चैप्टर 4 के बारे में। किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए उम्मीद की जाती है कि आप कमेंट करेंगे।